तो 12वीं फिजिक्स में एक चैप्टर है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, जिसके अंतर्गत एक खंड है प्रकाश का विक्षेपण, जिसमें कुछ टॉपिक्स हैं प्रिज्म और प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, न्यूनतम विचलन कोण एवं आई डेल्टा ग्राफ और प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, वर्ण विक्षेपण, इंद्रधनुष इत्यादि। तो हम लोग प्रिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक प्रिज्म रखा हुआ है। तो प्रिज्म किसे कहते हैं? प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जो कि सामान्यतः कांच का बना होता है, जिसमें 3 आयताकार पृष्ठ होते हैं। 3 आयताकार पृष्ठ किसको कहेंगे? ये देखिए, ये आयत के आकार का है, ये है ना, आयत के आकार का है ये। तो ऐसे 3 पृष्ठ हैं, ये है और ये है। और जब इसको खड़ा रखिएगा तो ये बिल्कुल त्रिभुज के जैसा दिखेगा। आमतौर पे समबाहु त्रिभुज का होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, और अपवर्तन आयताकार पृष्ठ से होता है। हम लोग जब पेपर पे रखेंगे प्रिज्म को तो इस तरीके से रखेंगे खड़ा। आयताकार पृष्ठ जो है वो ऊर्ध्वाधर रहेंगे, ये आयताकार पृष्ठ है। तो आयताकार पृष्ठ ऊर्ध्वाधर रहता है और त्रिभुजाकार पृष्ठ जो है वो क्षैतिज रहता है। तो क्या परिभाषा बन रही है इसकी? प्रिज्म एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जो 3 आयताकार पृष्ठों तथा 2 त्रिभुजाकार पृष्ठों से घेरकर बना होता है। और प्रिज्म को इस प्रकार रखा जाता है कि उसके आयताकार पृष्ठ ऊर्ध्वाधर और त्रिभुजाकार पृष्ठ क्षैतिज रहें। और प्रिज्म के आयताकार पृष्ठों से अपवर्तन होता है। जैसे हम लोग पिछले टॉपिक में देखे थे, तो आपतित प्रकाश किरण इधर से जाती है प्रिज्म के अंदर, फिर वो बीच में अपवर्तित होगी और इस तरीके से बाहर निर्गत हो जाती है। ठीक है। तो ये 2 पृष्ठ जो हैं, ये 2 पृष्ठ ये वाले, ये कहलाएंगे अपवर्तक पृष्ठ। तो 2 अपवर्तक पृष्ठ के बीच का जो कोण होता है, ये अपवर्तक कोण या प्रिज्म का कोण कहलाता है। और इस कोण के सामने वाला जो पृष्ठ है, ये BC, डायग्राम में अगर बनाएं हम तो ये BC पृष्ठ कहलाएगा। कुछ इस तरीके से बनेगा डायग्राम। आउटलाइन बना देते हैं ऐसे करके इसका। तो आउटलाइन बनाने के बाद हमको ये 3 शेप्स मिल रहे हैं, A, B और C। तो AB अपवर्तक पृष्ठ हुआ, इसी तरह से दूसरा अपवर्तक पृष्ठ हुआ AC, और इन दोनों अपवर्तक पृष्ठ के बीच का कोण ये कहलाएगा प्रिज्म का कोण या अपवर्तक कोण। और इस कोण के सामने वाला जो पृष्ठ है BC, ये आमतौर पे आधार कहलाता है। और किताबों में लिखा हुआ मिलेगा आपको कि ये प्रायः घिस दिया जाता है, लेकिन ये जो मैं प्रिज्म पकड़ा हूँ इसमें कोई भी आधार घिसा हुआ नहीं है, और आज तक मैं ऐसा कोई प्रिज्म देखा भी नहीं जिसका कि आधार घिसा हुआ है। तो इसमें कोई भी 2 पृष्ठों को हम लोग अपवर्तक पृष्ठ मान सकते हैं, और तीसरा पृष्ठ अपने आप क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। तो कभी कभी वाइवा वगैरह में पूछा जाता है कि इसके कुल कितने पृष्ठ होते हैं। तो 3 तो आयताकार पृष्ठ हैं, ये है और ये है। 3 आयताकार पृष्ठ हो गए और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ कहलाए, ऊपर का और नीचे का, यानी कुल इस तरह से इसके 5 पृष्ठ हुए। और कोई भी पृष्ठ को मिलाने वाली जो कोर है, ये है ना, ये कोर कितने कोर होते हैं? तो गिनिए तो ज़रा कितना है। 1 2 3 4 5 6 और इसी तरह से 7 8 और ये 9। तो 9 कोर होते हैं। 9 कोर हैं, 5 पृष्ठ हैं, जिसमें से 3 आयताकार पृष्ठ हैं और 2 त्रिभुजाकार पृष्ठ हैं। तो प्रिज्म को जब भी हम लोग रखेंगे तो इस तरीके से रखेंगे। तो डायग्राम जब भी बनेगा इसका तो त्रिभुज के आकार का बनेगा। तो जिसमें से ये पृष्ठ अपवर्तक पृष्ठ हुआ और दूसरा अपवर्तक पृष्ठ AC हुआ। आपतित प्रकाश किरण इधर से आएगी, नाम दे दिए इसको क्या? PQ। और जिस बिंदु पर टकरा रही है पृष्ठ पर, यानी AB पृष्ठ पर बिंदु Q पर आपतित हो रही है, तो यहाँ पर एक अभिलंब बनाएंगे। अभिलंब जो होता है वो बिल्कुल लंबवत होगा, है ना। और अपवर्तन के पश्चात PQ आपतित किरण जो है वो जाना चाहिए था इधर, लेकिन विरल से सघन में जा रही है, तो ये अभिलंब की ओर झुकती है। तो इस डायरेक्शन में ना जा कर के वो अब इधर झुक गई,
और आर एस मार्ग का अनुसरण करी, ये क्यू आर मार्ग का अनुसरण करी, और ये क्यू आर जो है ये अपवर्तित किरण कहलाएगा। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये और ऐसा आगे तक जाता, लेकिन यहाँ पर फिर से उसका अपवर्तन हो रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा है, सघन से विरल में जा रही है। तो सघन से विरल में जाती है तो अविलंब से दूर हटती है, यानी वो अब इस दिशा में निकलेगी। तो आर एस दिशा में निकल रही है और ये किरण कहलाएगी निर्गत किरण। तो पी क्यू आपतित किरण हुई, क्यू आर अपवर्तित किरण हुई और आर एस निर्गत किरण हुई। यहाँ पर बनेगा आपतन कोण। आपतन कोण किसको बोलते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। इसी तरह से निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण यहाँ पर नाम दिया जा रहा है ई, एंगल ऑफ एग्जिस्टेंस, और एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और ई, ये आपतन कोण हुआ, ये निर्गत कोण हुआ। इसी तरह से पहले पृष्ठ के लिए अपवर्तन कोण R1 और दूसरे पृष्ठ के लिए अपवर्तन कोण R2। तो ये प्रिज्म था। अब इसके बाद हम लोग प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन पढ़ते हैं। तो इसके लिए फिर से एक डायग्राम बनाते हैं, चलिए। तो टॉपिक है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो मान लेते हैं कि ए बी सी, ये ए बी सी प्रिज्म का कोई प्रिज्म है। तो ए बी सी प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद हुआ, जिसमें ए बी और ए सी उसके अपवर्तक सतह है। ए बी अपवर्तक सतह है, दूसरा अपवर्तक सतह है ए सी, और कोई प्रकाश किरण पी क्यू इस दिशा में आपतित हो रही है, पी क्यू। तो यहाँ एक अभिलंब बनाए, ये इस तरीके से अभिलंब होगा, नाम हो गया एम ओ। तो पी क्यू आपतित हुई, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण कहलाता है आपतन कोण, आई हो गया ये। और आपतित प्रकाश किरण चूंकि जाना था इसको सीधा इस दिशा में, लेकिन इसका अपवर्तन हुआ। प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुकेगी, और ये अभिलंब है तो अभिलंब की ओर झुककर चली इस दिशा में। यहाँ एक और बार अपवर्तन हो रहा है, तो यहाँ फिर से एक अभिलंब बनाए, इसको नाम दे दिए एन ओ, इस बिंदु का नाम देते हैं आर। अब ये सीधा जाना चाहिए था इस दिशा में, लेकिन यहाँ पर फिर इसका अपवर्तन हो रहा है, विरल सघन से विरल में जा रही है। प्रकाश किरण अब प्रिज्म यानी कांच से हवा में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी और इस दिशा में ये निर्गत हो जाएगी। तो पी क्यू आपतित किरण हुई, क्यू आर अपवर्तित किरण, आर एस निर्गत किरण। तो आर एस को अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं और ये बिंदु टी पर एक दूसरे को काट रही हैं, यहाँ पर हम नाम देते हैं डेल्टा और इसको नाम दिए यू। तो यू टी एस जो है वो विचलन कोण को प्रदर्शित करता है, यानी प्रिज्म अब कितना मुड़ गई अपने प्रारंभिक मार्ग यानी ये पी क्यू दिशा में जा रही थी, अब ये आर एस दिशा में जा रही है। तो ये कोण यू टी एस हमको बतलाएगा कि ये कितना विचलित हुई है अपने प्रारंभिक मार्ग से। तो इसको विचलन कोण कहा जाता है। तो इस प्रकार त्रिभुज में पी क्यू आपतित किरण, क्यू आर अपवर्तित किरण, आर एस निर्गत किरण, कोण पी क्यू एम ये आपतन कोण, और इसी तरह से कोण एस आर एन ये निर्गत कोण हुआ ई। और यहाँ पर पहला अपवर्तक सतह से होने वाला अपवर्तन है, इसको नाम दिया गया अपवर्तन कोण R1, और इसी तरह से इसको नाम दिया गया अपवर्तन कोण R2। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि जब प्रकाश किरण प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और विचलन की माप किरण की दिशा, आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच के कोण यानी डेल्टा से किया जाता है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं, और इसको डेल्टा से यानी ये साइन है इसका डेल्टा से प्रदर्शित किया जाता है। तो चित्र में
एक चतुर्भुज बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक चतुर्भुज है, नाम है AQOR। तो चतुर्भुज AQOR से यहाँ पर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360, जिसमें से ये कोण और ये कोण 90-90 डिग्री के हैं, यानी इन दोनों कोणों का योग 180 हुआ। इसका मतलब इन दोनों कोणों का योग भी 180 होगा, या फिर हम लोग इसको विस्तार से ही बनाएं तो कोण A प्लस कोण Q प्लस कोण O प्लस कोण R बराबर कितना? 360 डिग्री। तो कोण A प्लस कोण Q का मान 90 डिग्री है, प्लस कोण O और कोण R का मान भी 90 डिग्री है, बराबर कितना? 360। तो ये दोनों 90 जुड़कर 180 होंगे और पक्षांतर होने के बाद उधर घट जाएंगे 360 से, यानी कोण A और प्लस कोण O बराबर आएगा 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री, यानी कोण A प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री आ रहा है। इसको हम समीकरण नंबर देते हैं 1। इसी तरह से त्रिभुज QOR में, ये वाले त्रिभुज में QOR में, अब त्रिभुज QOR में तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी कोण Q प्लस कोण O और प्लस कोण R बराबर कितना? 180 डिग्री। तो कोण Q को हम लिख सकते हैं R1 प्लस कोण O पता नहीं, जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, और कोण R को लिख सकते हैं R2 बराबर कितना? 180 डिग्री। ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 का दायां पक्ष बराबर है, अतः बायां पक्ष भी बराबर होगा, यानी समीकरण क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 और 2 से क्या बनेगा? ये बाएं पक्ष को भी बराबर कर देते हैं, तो कोण A प्लस कोण O बराबर क्या बनेगा? ये यहाँ से देखिएगा R1 प्लस कोण O प्लस R2, तो R1 प्लस कोण O प्लस R2। तो कोण O कोण O दोनों तरफ से कट गया, यानी ये आया A बराबर R1 प्लस R2। इसको नाम दिया गया समीकरण नंबर 3। अब त्रिभुज TQR में ये कोण जो है ये बहिष्कोण है इन दोनों कोणों का। तो बहिष्कोण जो होता है, बहिष्कोण यहाँ पे लिख देते हैं, बहिष्कोण जिसको कि डेल्टा भी कहा जा रहा है, बहिष्कोण क्या नाम है इसका? कोण UTS। तो UTS जो है वो बराबर होगा दूरस्थ अंतः कोणों के योग के। इसको पिछले वीडियो में आप लोग देखिएगा, बेहतर तरीके से समझाया गया था। UTS जो है वो बराबर होगा कोण TQR और प्लस कोण TRQ के। तो UTS ही हमारा विचलन कोण है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या आएगा? TQR। देखो ये पूरा कोण I है, तो ये पूरा कोण होना चाहिए I, जिसमें से ये वाला हिस्सा R1 का है, तो ये वाला हिस्सा आएगा I माइनस R1। तो TQR को क्या लिखा जा सकता है? TQR को लिखा जा सकता है I माइनस R1। और इसी तरह से TRQ, ये कोण शीर्षाभिमुख कोण देखना, कोण E है, तो ये पूरा कोण होना चाहिए E, जिसमें से ये वाला हिस्सा R2 है, तो ये वाला हिस्सा आएगा E माइनस R2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं E माइनस R2, और ये बन जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस, इसको हम लोग साथ में ले रहे हैं I प्लस E और माइनस R1 और माइनस R2। तो यहाँ से डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E, माइनस साइन कॉमन ले लें तो R1 प्लस R2 आ रहा है, और R1 प्लस R2 का मान कितना है यहाँ पर? समीकरण नंबर किसमें? 3 में A है। इसको समीकरण नंबर दिया गया कितना? 4। तो समीकरण 3 से अगर हम मान रख दें, समीकरण 3 से मान रखने पर क्या प्राप्त होने वाला है? ये प्राप्त होने वाला है डेल्टा इज इक्वल टू I प्लस E माइनस
R1 प्लस R2 की जगह पे समीकरण 3 से हम लोग रख सकते हैं क्या, A, और इस A को पक्षांतर कर दें इधर, तो ये बनेगा डेल्टा प्लस A इज इक्वल टू I प्लस E। ये एक रिलेशन आ रहा है जो विचलन कोण, प्रिज्म का कोण, आपतन कोण और निर्गत कोणों के बीच में संबंध बतलाता है। तो विचलन कोण और प्रिज्म का कोण, विचलन कोण ये है लैम्डा और प्रिज्म का कोण A, इन दोनों का योग बराबर होता है आपतन कोण और निर्गत कोण के योग के। तो इसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है, विचलन कोण प्रिज्म के आपतन कोण पर निर्भर करता है। तो समीकरण से स्पष्ट है, इसको समीकरण नंबर 5 दिया जाए तो समीकरण से स्पष्ट है कि किसी प्रिज्म के विचलन कोण और प्रिज्म के कोण का योग, विचलन कोण और प्रिज्म के कोण का योग आपतन कोण और निर्गत कोण के योग के बराबर होता है। तो इस वीडियो में आज यहीं तक, और किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट करके पूछ सकता है, कहीं कुछ समझ में ना आ रहा हो या आ रहा है तो कितना आ रहा है, और आप लोग कंटिन्यू इसको देखा करिए। अच्छा हाँ, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये वीडियो स्पेशली सेंट जॉन्स स्कूल अंबिकापुर के बच्चों के लिए डाला जा रहा है, और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि ये दूसरे बच्चे भी इसको देख रहे हैं, कितना कुछ उनके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, शेष अगले बार।